तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज हम उस बात की चर्चा करेंगे जो ऑलरेडी चर्चा में है। लॉरेंस बिश्नोई, नॉर्थ इंडिया का आज के दिन में तकरीबन सबसे बड़ा गैंगस्टर, जिसको NIA आतंकी भी घोषित कर चुकी है जब से उसके खिलाफ UAPA का केस दर्ज हुआ है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट। कहीं ना कहीं उसकी तार NIA के केस के बाद पाकिस्तान के साथ जुड़ी दिखाई गई, हथियारों की तस्करी के साथ जुड़ी पाई गई और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के चलाने का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाया गया और अगलाववादियों के साथ, टेररिस्टों के साथ उसके रिश्तों की बात मानी गई केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से। उसके बाद कल उस शख्स की एक निजी चैनल के साथ 1 घंटे की इंटरव्यू प्रसारित होती है। पंजाब के एक पत्रकार ने वो इंटरव्यू लिया। हम उसकी लीगैलिटी इलीगैलिटी में नहीं जाएंगे। पत्रकारिता के मापदंड पे वो कहाँ खरी उतरती है, कहाँ शर्मसार करती है, वो बात कल हम अपनी दूसरी चैनल पे कर चुके हैं। लेकिन एक अपना अपना स्टैंडर्ड होता है। कुछ गोदी मीडिया के लोग उसी किस्म की खबरें चलाएंगे जो उनको और उनके आकाओं को सूट करती हैं। लेकिन अगर उस पूरी 1 घंटे की इंटरव्यू को आप ध्यान से सुने, उसमें क्रिमिनैलिटी का एंगल कम है और राजनीति का एंगल ज़्यादा है। इसके क्या माने हैं? इसके 3-4 जो मेन पक्ष हैं इस पूरी 1 घंटे की वीडियो इंटरव्यू की, उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला, क्या लॉरेंस बिश्नोई एक नया एजेंडा लेके सामने आ रहा है? क्या वो एक पुनर्जन्म की बात कर रहा है, पहले रोल को छोड़ के एक नए रोल की शुरुआत करने जा रहा है? वो रोल जिसको उसने खुद ही अपने मुंह से कह दिया कि मैं एक राष्ट्रवादी आदमी हूँ। मुझे ये अभी तक समझ नहीं आई कि उसके जहन में राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है, जिसको सरकार आतंकी मानती है। पाकिस्तान से रिश्ते जुड़े होने की बात कबूल कर चुकी है NIA। वो आदमी अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है। इस किस्म के राष्ट्रवादी पहले भी अंडरवर्ल्ड में रह चुके हैं। सबसे बड़ी एग्जाम्पल छोटा राजन की। जब तक तो वो दाऊद इब्राहिम के साथ था। 93 मार्च में मुंबई ब्लास्ट होते हैं और उसके बाद तकरीबन 1 साल तक छोटा राजन दाऊद के साथ काम करता रहा। दाऊद की बर्थडे पार्टी में सेलिब्रेट भी किया और सारे फंक्शन अटेंड किए। एक ही ऑफिस से बैठ के ऑपरेट करते थे। उसके बाद अचानक परिवर्तन होता है। दाऊद को छोड़ने के बाद जो सबसे पहली इंटरव्यू राजन देता है, उसमें अपने आप को राष्ट्रवादी नेता कहता है, जो राष्ट्रवादी क्रिमिनल कहता है। अभी क्रिमिनल भी अपने आप को मानते हो, राष्ट्रवादी भी मानते हो। अपनी उस बात को सिद्ध करने के लिए छोटा राजन ने क्या किया? 95-96 से जो लोग बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थे, जिनमें ज़्यादा मुसलमान लोग थे, जिनके ऊपर केस दर्ज हो चुके थे, उनको एक एक करके मारना शुरू किया। आपने हमारी इसी चैनल पे यूसुफ बचकाना का बात सुनी होगी, जो उसने कुछ पार्ट जो हमने बनाए थे। मैंने उसकी कोई इंटरव्यू नहीं की थी। हमारी व्हाट्सएप पे बात हुई। बाद में पता चला वो जेल से बात कर रहा है। मैंने कुछ सवाल पूछे, उसने कुछ बताया। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं उसकी कोई इंटरव्यू नहीं करनी चाहता था, ना मैं करता हूँ किसी गैंगस्टर की, भले कोई भी हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने एक एक करके
वो पूरी वार्तालाप की रिकॉर्डिंग उसने मुझे भेजी। अब व्हाट्सएप पे उसने रिकॉर्डिंग कैसे की मुझे मालूम नहीं। मेरे फ़ोन पे कॉल मेरे व्हाट्सएप पे आती थी, वो भी अमेरिका के नंबर से आती थी। अब उस फ़ोन को उसने कैसे इस्तेमाल किया, कैसे रिकॉर्ड किया, ये उसकी बात थी। मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी और वो 5-6 एपिसोड दिखाने के साथ मैंने ये बात आपको बताई थी। लेकिन यहाँ बात बिल्कुल दूसरी है। एक आदमी जेल में बैठा, हाई सिक्योरिटी प्रिजन, और वो हाई सिक्योरिटी प्रोटेक्टी है। उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हुए हैं उनका पालन सेंट्रल एजेंसीज, स्टेट पुलिस सब करती। सैकड़ों की तादाद में उसके चारों तरफ पुलिसकर्मी रहते हैं, जिसमें आईबी के लोग भी होते हैं, क्योंकि एक प्रोटोकॉल रखना होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में लेके जाना है तो बीच में कई बार एक और राज्य पड़ जाता है। जैसे दिल्ली से अगर पंजाब लेके आना है तो उसको पहले हरियाणा आएगा, पहले दिल्ली स्टेट, फिर हरियाणा स्टेट, उसके बाद चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, उसके बाद पंजाब आएगा। तो ये इतनी लोगों की, इतने राज्यों की पुलिस से तालमेल रखना सेंट्रल एजेंसीज की मदद के बिना नहीं होता है। और उस जिस सेल में उसको रखा जाता है उसके बाहर भी कमांडो तैनात रहते हैं ताकि उसके ऊपर जेल में कोई हमला ना हो जाए। उसको खाने पीने की चीज़ें भी चेक करके दी जाती हैं कि कहीं कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इतने तहकीकात रखने के बाद, 24 घंटे नज़र रखने के बाद, अगर वो आदमी उसी जेल के, कोई भी जेल हो जहाँ से भी उसने इंटरव्यू दी है, 1 घंटा हाई फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पे इंटरनेट के ज़रिए वो आदमी बात करता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उसके पास जेल में, जहां हम कहते हैं जैमर लगे हुए हैं, उसके बावजूद उसको हाई फ्रीक्वेंसी इंटरनेट मिलता है, हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है और मोबाइल फ़ोन मिलता है जिसमें बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी आती है। महंगा फ़ोन होगा, कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसमें शायद किसी ऐप का इस्तेमाल भी किया हो, जैसे जूम का या टेलीग्राम का या इसी किस्म के किसी और ऐप का, जिसके थ्रू ये सवाल जवाब किए गए। लेकिन लगता कुछ और है। मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से इंटरव्यू दिखाई गई है उस तरीके से की नहीं गई। कुछ सवाल उसको पहले से लिख के भेजे गए, उस आदमी ने उन सवालों के जवाब, जैसे हम सेल्फी लेते हैं उस तरीके से मोबाइल फ़ोन के सामने बैठ के रिकॉर्ड किए। या ये भी हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन कोई दूसरा आदमी लेके बैठा हो जो इसकी तरफ फोकस करके इसके जवाब रिकॉर्ड कर रहा हो। और जो सवाल लिख के भेजे गए थे रिपोर्टर की तरफ से, वो सवाल उसका अपना आदमी जो उसी जेल में होगा, जैसे ये भी हो सकता है जेल का कुछ स्टाफर हो, वो उसको सवाल पढ़ता है और उसका जवाब लॉरेंस बिश्नोई देता है। बाद में जब वो पूरी की पूरी वीडियो चैनल के ऑफिस में पहुंचती है, उसमें फिर वो रिपोर्टर के सवाल ऐड किए जाते हैं। तो कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पे रिपोर्टर ने उसको बोलते हुए रोका हो, टोका हो, कोई क्लैरिफिकेशन मांगी हो। बिल्कुल किताबी किस्म की इंटरव्यू है, पढ़े लिखे एक प्री एडजस्ट जो स्क्रिप्ट होता है, जो पहले से तैयार करके रखा होता है, उसके हिसाब से इंटरव्यू हुई है। एक्सटेम्पोर नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि कहीं भी लॉरेंस बिश्नोई हिचकिचाया नहीं है। मेरे हिसाब से उसको हफ्ता 10 दिन का समय दिया गया था उन सवालों को अच्छी तरह पढ़ने का और अच्छी तरह उनके जवाब बनाने का। सोचना, पढ़ा लिखा आदमी है, अपना कैरियर उसने स्टूडेंट लीडर की तरह शुरू किया चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में। इलेक्शन भी लड़ी, जीता हारा, उसके सब दोस्त उसके साथ पढ़ते थे, वो भी इलेक्शन लड़ते थे। अब देखिए कि संगत ऐसी थी कि जितने इसके साथ स्टूडेंट लीडर थे वो सबके सब आज एक आध को छोड़ के
वो सब क्रिमिनल बने हुए। वो भले जो जो एक लोग तो मर गए, मिंटू खेड़ा इनका सीनियर था, गुरलाल बराड़ इनका थोड़ा सा सीनियर था, गोल्डी बराड़ इनके साथ था, एक का मुल्तानी था, वो भी अमेरिका की एक जेल में ड्रग के केस में पकड़ा गया, अभी जमानत पे है, वहाँ पे केस चल रहा है अभी। इसी किस्म के और भी लोग हैं 4-5 जो सब के सब क्रिमिनल लाइन में गए। अब कल की इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई का ये कहना कि मुझे एक केस में पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद मेरे से ज्यादती हुई, मेरे से टॉर्चर हुआ और उसके साथ मैं क्रिमिनल बन गया, पहली बार पकड़ा गया, उसके बाद आज तक जेल में हूँ पिछले 9 साल से। 2014 से लेके 2023 तक वो आदमी क्लेम कर रहा है कि वो जेल में है, बाहर नहीं निकला एक दिन के लिए भी। इतने केस उसके ऊपर बना दिए। इसी तरह उसके भाई के ऊपर केस बनाए, क्यों उसका जिक्र भी उसने किया। तो कहीं ना कहीं अपने आप को विक्टिम बना के पेश किया गया कि मैं पुलिस की के जुल्म का शिकार हूँ, विक्टिम हूँ। और विक्टिम कार्ड खेल रहा है लोगों की हमदर्दी लेने के लिए। ये पहली बात उससे एक नज़र आती है। दूसरा, एक जो रिलीजियस लाइन पे पोलराइजेशन हो रही है, उसका कार्ड उसने बहुत अच्छी तरह खेला। अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी घोषित किया है कैमरे के ऊपर। ये हिंदू राष्ट्रवादी होना कुछ ऐसी बात होती है जैसे जो हिंदू नहीं है वो राष्ट्रवादी नहीं है। सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, बोधी हो, अम्बेडकराइट हो, कोई भी हो, वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकते क्योंकि वो हिंदू नहीं। इस किस्म का स्क्रिप्ट लॉरेंस बिश्नोई ने बातों बातों में पेश किया। हम तो ऐसी बातों में मानते नहीं हैं, यकीन नहीं रखते हैं। हमारा तो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, देश सबका है। लेकिन राष्ट्रवाद की जो परिभाषा बदल रही है पिछले कुछ सालों से, उसके साथ खड़ा हुआ लॉरेंस बिश्नोई इस 1 घंटे की बातचीत में नजर आता है। उसके बाद तीसरी बड़ी बात जो उसने की है, सिद्धू मूसेवाला पंजाब में बहुत बड़ा फैक्टर है। करोड़ों लोगों की सिंपथीज, हमदर्दी उस मरहूम सिंगर के साथ जुड़ी हुई है। तकरीबन 10 महीने हो गए उसकी कत्ल किए हुए, लेकिन लोगों के दिलों में अभी तक सिद्धू मूसेवाला के लिए वही कदर, प्यार, सत्कार है। लोग उसको भूल नहीं पा रहे हैं। इतने महीने मरने के बाद भी उसके गाने आज भी सुपरहिट टॉप में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को लगा कि आज भी इतना समय होने के बाद भी उस आदमी की सिंपथी वेव चल रही है। उसको काउंटर करने के लिए एक बराबर की सिंपथी वेव चलानी पड़ेगी। अब एक गैंगस्टर सिंपथी वेव नहीं चला सकता, लेकिन एक राष्ट्रवादी गैंगस्टर सिंपथी वेव चला सकता है। ये एक पैटर्न बनाया गया, एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और 5वीं बड़ी बात जो मैंने थोड़ा सा पहले उसका जिक्र किया था, इतनी लंबी चौड़ी सिक्योरिटी होने के बाद अगर उसको जेल में, वो जेल भले राजस्थान की हो या पंजाब की हो या कहीं और की हो, क्योंकि 9 साल से वो जेल में है, इंटरव्यू जहाँ भी हुई है किसी न किसी जेल में हुई है। और इतनी बड़ी सिक्योरिटी के अंदर अगर ये इंटरव्यू होती है तो उसके पीछे एक बड़ा पैट्रोनेज हुआ होगा। एक पीछे से कहीं कोई ताकत, पॉलिटिकल, सरकारी एजेंसी की या कुछ और जरूर है, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना ये इंटरव्यू नहीं हो सकती थी। किसी ना किसी ने मदद जरूर की है इसके पास ये सब पहुंचाने के लिए और उनको वापस उस पत्रकार के पास पहुंचाने के लिए। और ये वही पत्रकार है जिन्होंने थोड़े दिन पहले अरिंदा की इंटरव्यू की थी, जो पाकिस्तान में मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया था। इन्होंने सिद्ध किया कि अरिंदा जिंदा है। वो आदमी भी डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है, खालिस्तानी अंसरों से जुड़ा हुआ है, ISI के साथ मिला हुआ है। ये सब एलिगेशन NIA ने और पंजाब पुलिस ने अरिंदा के ऊपर लगाए हैं।
पहले उसको कहा जाता था कि उसने आरपीजी अटैक किया इंटेलिजेंस ऑफिस पे और इसी किस्म के दूसरे काम किए पाकिस्तान की आईएसआई के कहने। अब उन सब के साथ लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी जोड़ दिया गया है, एफआईआर में इसका नाम आ गया। तो अब रिंदा और लॉरेंस में कोई फर्क नहीं है जहाँ तक एजेंसीज का सवाल है। उसके बाद कार्ड खेलना, एक तरफ इशारों इशारों में उसने सिद्धू को बदनाम करने की कोशिश भी की कि वो हमारे दुश्मनों की मदद करता था, हमारे दुश्मनों के साथ खड़ा था। बम्बिहा गैंग का नाम उसने लिया, क्योंकि सिद्धू ने एक गाने में बम्बिहा का नाम अपने गाने में लिया था, उसको जोड़ दिया गया। लेकिन इस बात को आज तक ना पुलिस सिद्ध कर सकी है, ना लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ना गोल्डी बरार, ना कोई और इसको सिद्ध कर सका कि उसका एक्चुअल रोल क्या था दूसरे गैंगस्टर के साथ। वो बात अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन ये बात सिद्धू के गले मरने की कोशिश की गई और इशारों इशारों में सिद्धू के पिता बलकौर सिंह के ऊपर भी तंज कसा कि उनको इलेक्शन लड़नी है, इसलिए वो सिद्धू के इशू को बार बार उठा रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है। सबसे आखिरी कार्ड जो उसने खेला वो था सलमान खान वाला कि हम सलमान खान को माफ़ नहीं करेंगे। उसने एक हिरण को मारा है, काले हिरण को, और हमारा समाज, अब ये बात ध्यान से सुनने वाली है, बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है। हम जानवरों को नहीं मारते, पेट नहीं काटते, पेड़ ग्रीनरी उनको नहीं काटते, हम पर्यावरण के रक्षक हैं, जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं। लेकिन इंसान उन जीव जंतुओं में नहीं आता। कितने लोग मारे गए, कितने मरवा दिए गए, कितने लोग जेलों में बैठे हैं, क्या वो जीव जंतु नहीं है? उनके अंदर जान नहीं है? ये बात शायद लॉरेंस बिश्नोई एक्सप्लेन करने में भूल गया या जानबूझ के एक्सप्लेन नहीं किया। तो अपने पॉलिटिकल मास्टर जो एक नैरेटिव कंट्री में बन रहा है, नेशनल और एंटी नेशनल का, राष्ट्रवादी और गैर राष्ट्रवादी, उसका फायदा उठाते हुए एक पॉलिटिकल कार्ड खेला है लॉरेंस बिश्नोई ने। अब मुझे क्या लगता है इसमें, आज थोड़े दिनों के बाद, महीनों के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और कुछ राज्यों में इलेक्शन होने वाली है। उसके थोड़ी देर बाद हरियाणा में फिर इलेक्शन आने वाली है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए जो उसने बार बार बिश्नोई समाज का नाम लिया है, पंजाब में बिश्नोई भले कम हों, लेकिन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में बहुत हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं। कहीं ना कहीं ये अपने उस समाज की रग को पकड़ना चाहता है, उनके दिलो दिमाग पे दस्तक देना चाहता है कि मैं आपके समाज का हूँ। और वो लोग इसकी कदर भी करते हैं, क्योंकि इस आदमी ने सलमान खान को चैलेंज किया कि अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी हमारे बिश्नोई मंदिर में आके तो उसकी भाषा में ही उसको जवाब दिया जाएगा। अब सलमान खान की भाषा क्या है, उसने काला हिरण मारा, आप सलमान खान को मारोगे, बात तो वही हुई। अब मुझे जो लगता है आने वाली इलेक्शन में राजस्थान में एक बिश्नोई मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी से लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ेगा, ये मुझे लगता है, क्योंकि इसके इशारे उसने किए हैं। बिश्नोई समाज का नाम लेना, हिंदू राष्ट्रवाद का नाम लेना, गौशाला खोलने का नाम लेना, पंछी और दरख्त इनको नहीं काटने की बात करनी और खालिस्तान के खिलाफ अपने आप को खड़ा करना, ये एक नैरेटिव है जो पिछले कुछ सालों से चल रहा है। उसकी पूरी तरह इसने ठहर ठहर के, टिका टिका के बात की है। अब ये नई बात नहीं है कि कोई क्रिमिनल राष्ट्रवाद का या डेमोक्रेसी का सहारा लेके इलेक्शन लड़े। इलेक्शन लड़ेगा, उसका इशारा भी उसने किया कि मैं 9 साल से जेल में हूँ,
अभी तक किसी केस में कन्विक्शन नहीं हुई है, मेरे ऊपर कोई सज़ा नहीं मिली है, मैं दोषी करार नहीं दिया गया हूँ कि अगर किसी आदमी को 2 साल की सज़ा हो जाए तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर उसकी इलेक्शन जीतने के बाद सज़ा होती है तो उसको निकाल दिया जाता है और 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसके पहले बिहार से शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, उत्तर प्रदेश से डीपी यादव, बिहार से लालू यादव, महाराष्ट्र से पप्पू कलानी और अरुण गवली, ये सब लोगों ने भी इलेक्शनें जीती हैं। सब के सब हार्ड कोर क्रिमिनल थे। उसके साथ नेशनलिस्ट डॉन होना, जो छोटा राजन ने एजेंसीज के साथ मिलके काम किया, छोटा शकील और दाऊद से बदला लेने का, उसके ज़रिए वो एजेंसीज के करीब आया और उसको ज़रूरत पड़ने पर एजेंसीज ऑस्ट्रेलिया से निकाल के, बाली से पकड़ के वापस हिंदुस्तान भी ले आए, क्योंकि बाहर उसकी जान को खतरा था। उसी किस्म का नैरेटिव अब छोटा राजन का तरह दूसरा चोला पहनने की कोशिश कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई। और आखिरी बात करके जो आज का एपिसोड ख़त्म करेंगे, 19 तारीख को मानसा में सिद्धू मूसेवाला की पहली बरसी, पहला 1 साल के बाद जो दिवस होता है वो मनाया जाएगा। लाखों लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। फॉरेन कंट्री से लोग आने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ जमा होने लग गई है। कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को ये लगता था कि कहीं पहले इतने बड़े इकट्ठ में अगर उसके पिता बलकौर सिंह ने कोई बड़ा ऐलान कर दिया तो उसकी हमदर्दी और बढ़ेगी और आने वाले समय में इसके गैंग को पंजाब में ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए, उसके उस असर को डेंट करने के लिए जो आज तक इनसे नहीं हुआ। सिद्धू मूसेवाला को मारने के पहले उनको नहीं लगा था कि उसको इतनी बड़ी हमदर्दी इतने लंबे समय तक मिलती रहेगी। बात उस डर का है, लोगों ने दिल से उनको माफ़ नहीं किया है। अब 19 तारीख से, आज से 4 दिन बाद जो इतना बड़ा समागम होने जा रहा है, उसमें सिद्धू मूसेवाला की सब यादगार पब्लिक की जाएगी। उसकी वो गाड़ी जिसमें उसको मारा गया, उसका वो ट्रैक्टर जिसका नंबर आधे पंजाब को मुँह ज़बानी याद है, उसके वो मोटरसाइकिल, उसके और जीप, दूसरी जीपें, वो सबको लेके एक जो लोगों के दिलो दिमाग में मूसेवाला की याद और पनपनी थी, उसको रोकने के लिए, डेंट करने के लिए, उसमें दाव लगाने के लिए ये एक सोची समझी पॉलिटिकल चाल है। तो दोस्तों, आज के दिन में इतना काफ़ी। अब देखते हैं राजस्थान से कहाँ से लॉरेंस बिश्नोई इलेक्शन लड़ेगा, या उसके कहने के मुताबिक मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह कहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं जब कभी पंजाब में होगी। ये आने वाले दिनों में देखने की बात है। तब तक आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।